हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 12th का एक फ्रेश बैच। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि YouTube पे बेटा आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगी जो कि आपकी होंगी फ्रेश 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे आया करेगी। आपको बेटा इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे कवर होते रहें। अभी हमारे पास खूब सारा समय है। आज की क्लास आपकी कौन सी रहेगी? विच इज योर बायोलॉजी। कल बेटा आपके पास दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर आएगा और इसी तरीके से मंडे टू सैटरडे आपके पास 6 लेक्चर्स आएंगे एंड इन 6 लेक्चर्स में आपको कराई जाएंगी बहुत सारी चीजें। नाउ ये कुछ समय तक ही होगा। मॉर्निंग में बेटा आपका मैराथन चल रहा है। Now once that marathon is completed within 1 month, ये बेटा आपकी twice a day क्लासेस हो जाएंगी। एक क्लास आपके मॉर्निंग में आएगी और एक क्लास अभी आपकी इवनिंग में आएंगी। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब से डेली ये क्लास आपको दिखेगी YouTube पे शाम को बिल्कुल फ्री। तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सिलेबस कवर करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि मैम आपका एक लेक्चर है, अब अगला लेक्चर कब आएगा, ऐसे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। नहीं बेटा, कम लेक्चर्स में, कम लेक्चर नंबर में, लंबे लंबे लेक्चर्स में आपको हर चैप्टर जल्दी से कराया जाएगा, बट ऐसी जल्दी कि जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। द फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये बेटा आपका रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ये अगर वेटेज की बात करते हैं सो एक बार जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास कुछ जनरल टॉपिक्स हैं एंड ये बेटा आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस है जो कि 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे, बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ जनरल चीजें। चैप्टर नंबर 2 में हम प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में हम ह्यूमन की रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ पहले कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन जो बच्चे मुझे नहीं जानते, एक बार मैं उन्हें बता दूं, बेटा आई एम शिवांगी शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आई हैव इनफ एक्सपीरियंस जिससे मेरे को बढ़िया रिजल्ट बच्चों ने ला करके दिखाया है। अब बारी है इस फ्रेश बैच की, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको दमदार टीचर्स लेकर के आएंगे, वो टीचर्स जो यहाँ पे डाउटेड में आपको पेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, बट दीज क्लासेस विल बी एब्सोल्युटली फ्री, जो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। देखिए बेटा, आज की क्लास में हम बेसिक जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं। हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज लाइफ स्पैन। देखिए बेटा, हर ऑर्गेनिज्म पैदा होते ही तो जन्म नहीं देता। एक छोटी सी नन्ही बच्ची पैदा होती है, उसको समय लगता है, वो बढ़ती है, धीरे धीरे उसकी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। मेल्स में ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। एक समय आता है प्यूबर्टी का, 12 से 13 साल की उम्र का, जब लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज तीखी हो जाती है। मेल फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, गेमीट्स बनना शुरू होते हैं एंड तब जा करके रिप्रोडक्शन के लिए तैयारी होती है। बॉडी प्रिपेयर करती है, मैच्योर होती है। एक सर्टेन एज पे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर एक समय बाद बेटा वो बूढ़ा होने लगता है। जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है, फाइनली द पर्सन डाइज। तो यहाँ पे अगर मैं प्लांट्स की भी बात करती हूँ तो प्लांट में बेटा पैदा हुआ, सीड में से रूट शूट आया, जब फ्लावर खिलता है उस फ्लावर के अंदर फिर आपके पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर हुए, गेमीट्स बना, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर वो प्लांट आए। सो हर ऑर्गेनिज्म को जीना है और मरना भी है। मिट्टी से ही आए थे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। यही कहानी सिंपल सी हमको समझ में आनी चाहिए। सो देखिए बेटा, एनिमल्स के
अंदर, प्लांट्स के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, मैच्योर होता है, रिप्रोड्यूस करता है, एजिंग होती है, फिर मर जाता है। इस टाइम पीरियड को फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज अ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बेटा जिंदगी का समय, किसी की जिंदगी, इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ये अलग अलग हो सकता है। अगर मैं इस कीड़े की बात करूं बेटा, दिस इज अ मे फ्लाई, और ये आपका केवल 24 घंटे इसकी जिंदगी होती है। इसी 24 घंटे में जीता भी है, मरता भी है। इसी 24 घंटे में खाना भी खाना है, खाना खाना सीखना भी है, उड़ना भी है, रिप्रोडक्शन भी करना है, बूढ़ा भी होना है, मर भी जाना है। देखो बेचारे की कोई जिंदगी नहीं है भाई। ये बेटा मैं यहाँ पे बात कर रही हूं, दिस इज अ बैनियन ट्री, और इस बैनियन ट्री की लाइफ 100 से 200 साल होती है। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, क्या लाइफ स्पैन डिपेंड करता है किसी चीज पे? नहीं। किसी का बहुत कम हो सकता है, किसी का बहुत ज्यादा भी हो सकता है। नाउ देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू लाइफ स्पैन। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी, इट इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्सिमम लाइफ स्पैन? बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा, लेकिन ये बच्चे कैलकुलेट किया जाता है अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। अब बहुत सारे बच्चों को स्पीशीज नहीं पता होगा, पता है मुझे, लेकिन हम टेंशन मत कीजिए, हम सब कुछ करेंगे। बेटा स्पीशीज क्या होती है? इंसान का बच्चा इंसान ही होता है ना, हाथी का बच्चा हाथी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली। ऐसा तो नहीं होता ना बिल्ली का बच्चा हाथी, ऐसा कुछ तो नहीं होता। तो भाई स्पीशीज वो होती हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज, जो कि मेयर ने जिसका डिफाइन किया था कि एक स्पीशीज के इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। अब इसका मतलब एक एग्जांपल से समझाती हूँ। खच्चर, आप सबने सुना होगा, पंचतंत्र की कहानियों में खच्चर के साथ बहुत बुरा होता था रे, और असली में भी होता है। क्यों? क्योंकि खच्चर का कोई एम नहीं है, ये बेचारा पैदा तो होता है लेकिन अपनी संतान नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ये खच्चर बेटा बनाया जाता है हॉर्स से और डोंकी से। हॉर्स अलग स्पीशीज है, डोंकी अलग स्पीशीज है। ये दोनों आपस में कभी इंटरब्रीड नहीं करेंगे। आपस में अगर नेचुरल कंडीशन में इनको छोड़ दोगे, दे विल नेवर इंटरब्रीड। बट ये इंसान ने करवाई। इंसान ने घोड़े की कोई चीज देखी कि वो थकता नहीं है, स्टैमिना बढ़िया है। डंकी की देखी, काम करता है, लेबर है, दोनों को मिला दिया, दोनों के गेमीट्स का फ्यूजन करा दिया और बन गया आपका खच्चर, जिसमें दोनों के अब आपके चीजें हैं। नाउ खच्चर विल नॉट बी फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं होगा बेटा। तो ये आपका दो इंडिविजुअल से बना है जो कि अलग अलग स्पीशीज से हैं, बट इट इज नॉट फर्टाइल। सो स्पीशीज वो होती है ऐसे इंडिविजुअल, मैं इसको अलग कलर से लिख देती हूं ना भाई, ऐसे इंडिविजुअल जो कि बेटा आपस में नेचुरल कंडीशन में नेचुरली इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। दैट इज योर स्पीशीज। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन हमेशा एक स्पीशीज में देखी जाती है। अब मैं कैसे कहूंगी? जैसे मैं कहूंगी यार इजिप्ट में कोई एक इंसान है 120 साल जिया, तो बेटा वो वहां पे मैक्सिमम लाइफ स्पैन हो गया। या लेट्स सपोज किसी भी कंट्री का बोल दिया। सो सारे ह्यूमंस मिला करके जो मैक्सिमम ईयर कोई जिया उसको हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहते हैं। अगला बेटा आता है एवरेज लाइफ स्पैन। नाउ ये बेटा पॉपुलेशन में देखा जाता है। ये किस में देखा जाता है? पॉपुलेशन में देखा जाता है। जैसे अब मान लीजिए हम इंडियन की पॉपुलेशन है, हम अलग किस्म के हैं भाई, हमें अलग जुगाड़ आते हैं। कोई अमेरिका की पॉपुलेशन है, कोई अफ्रीका की पॉपुलेशन है, कोई स्पेन की पॉपुलेशन है। अब मान लीजिए स्पेन की जो कंट्री है बड़ी फिट रहते हैं भाई लोग, वहां पे लोग अपने आप को एकदम बन टन के तैयार
अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेकअप शेकअप कर लिया, इसका मतलब ये है कि सुबह उठते हैं, जॉगिंग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वहां पे 50-60 ईयर्स की महिलाएं भी बड़ी फिट होती हैं। सो ऑब्वियसली आप उनको ज्यादा एक्सपेक्ट भी करते हो जीने का, तो उनका लाइफस्टाइल अच्छा है तो वो ज्यादा जिएंगे। अब अगर मैं किसी ऐसी कंट्री की बात करूं जैसे बेटा जहां पे मान लो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा है, अगर आप सबने शेरनोबिल देखा होगा तो आपने उसमें देखा था कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट जब बेटा आपका रिलीज होती है सर्टेन गैसेस, वहां पे एक लाइन कही गई थी कि लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बेटा वो रेडिएशंस, वो हार्मफुल केमिकल्स आपके डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, और वो डैमेज डीएनए में है तो वो सदियों तक पास होता रहेगा। सो इट माइट बी पॉसिबल जो फ्यूचर जनरेशन आएगा उसका लाइफ स्पैन कम होगा। सो पॉपुलेशन का लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है। तो जब भी मैं वर्ड एवरेज लाइफ स्पैन निकालूंगी, मान लो इसका 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 सबका एक एवरेज निकाल दिया, नंबर टोटल अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो बेटा मैं ये पॉपुलेशन के केस में करूंगी, इसको हम एवरेज लाइफ स्पैन कहते हैं। देन वी हैव इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सिंपल, मैक्सिमम ईयर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर दी। तो पहले तो मैंने पूरी स्पीशीज की बात कर दी, फिर मैं पॉपुलेशन को लेकर के आ गई, फिर मैं एक बंदे पे आ गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब मैंने कोई एक एपिसोड देखा था यूट्यूब पे, बड़ा अच्छा चैनल है बेटा, हाउ सम पीपल आर बोर्न डिफरेंटली, एंड उनके फिर इंटरव्यूज लिए जाते हैं, वो लोग डेट शेट पे जाते हैं, रिएक्शंस देखते हैं, तो बढ़िया सा आता है। तो कुछ कुछ एपिसोड्स देखे हैं मैंने, उसमें देयर वाज अ फीमेल जो बचपन से ही शी वाज HIV पॉजिटिव। नाउ वी ऑल नो HIV का कोई अब तक क्योर तो नहीं आया, लेकिन बेटा एक चीज याद रखिए, किसी को HIV हो जाने का मतलब एड्स नहीं होता। एड्स तब होता है जब HIV का वायरस बॉडी में बहुत फैल गया और आपका फिर इम्यूनिटी डाउन होता है। सो दैट पर्सन अभी 21-22 साल की लड़की है बेटा, और अभी वो HIV पॉजिटिव है और जिंदा है। सो ये अगर बचपन में जब डॉक्टर्स ने कहा किया तो ये कहा गया होगा भाई ज्यादा नहीं जिएगी 7 से 8 साल, लेकिन देखिए उसने अपना ख्याल रखा, उसने जो मेडिसिन हैं अपने आप को कंट्रोल कर रही है, तो बेटा ये उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट समवन टू लिव, इट इज कैलकुलेटेड इन इयर्स। अब ये सारी कहानी जानने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि बेटा कोई भी अमर नहीं है। आप बताओ कोई अमर है? बोलो। मैं अश्वत्थामा हनुमान जी की बात नहीं कर रही भाई, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इंसानों की, कीड़ों की, मकोड़ों की, प्लांट्स की, सबकी। क्या कोई अमर है? अब आप बोलेंगे मैम नो, बट द आंसर इज यस। बेटा कोई भी इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल यानी कि अमर। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल बट एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा एक बात बताइए, एक अमीबा को ले लेती हूं, एक अमीबा एक सेल का ही होता है तो ये एक अमीबा कहलाएगा। अब इसमें 2 सेल हो गए तो अमीबा थोड़ी हो गया भाई, अमीबा एक ही सेल का होता है, यूनिसेलर है वो, तो 2 सेल का हो गया तो आप 2 अमीबा की बात कर रहे हो। तो ये बेटा मैच्योर रहा होगा, ऑब्वियसली मैच्योर होगा, इसकी जिंदगी का मकसद करेगा भाई, ये डिवाइड करेगा, एक समय ऐसा आएगा इट विल डिवाइड एंड फाइनली वी विल गेट 2 अमीबा। सो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, एक अमीबा से 2 अमीबा मिल गए, इसने करी सेल डिवीजन और ये तो रिप्रोडक्शन हो गया। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मरते नहीं है, ये मैच्योर होते डिवाइड करते तो 2 में बट गए भाई, तो ये मरा नहीं, इसका अंश 2 पे बट गया है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट डाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी बच्चे। नाउ एनसीईआरटी का पहला पन्ना को पीछे करिए। अच्छा एक चीज और बता दूं भाई, मेरे साथ साथ एनसीईआरटी खोल करके बैठेंगे और एक किताब आपको डेली नोट्स बनाने हैं बेटा, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होने वाली है, हर सब्जेक्ट का आप अपना अपना क्लास वर्क का नोटबुक बनाइए, उसमें नोट्स लिखिए, अगर कुछ छूटता है तो आप पेज छोड़ दीजिए, अगली बार जब क्लास देखेंगे उसको फिलअप कर लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, साल खत्म होते होते आपके सबके नोट्स प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का दूसरा पन्ना उठाएंगे और बेटा यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम दे रखा होगा,
अलग अलग एनिमल्स का इस टेबल को फिल कर लीजिए। बेटा हर एनिमल का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। अगर मेरे को जितनी चीज अब तक समझ में आई तो लाइफ स्पैन बेटा कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन, लेट्स सपोज, इंटरनल फिजियोलॉजी, बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है, उसकी लाइफ प्रोसेसेस क्या है। बेटा एक्सटर्नल कंडीशन, क्या उसकी हैबिट है और क्या उसका हैबिटेट है, इन चीजों पे लाइफ स्पैन डिपेंड कर सकता है। बट अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखिए बेटा, एक एलिफेंट कितना बड़ा होता है और 60 से 90 साल जीता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं पैरट की तो बेटा 140 साल जीता है। देखो साइज में कितना अंतर है, फिर भी ये ज्यादा जीता है। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज लाइफ स्पैन does not depend on whether it is plant or animal, चाहे कोई प्लांट हो या एनिमल, and it does not depend on size. Very very important, लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप देखेंगे एक टॉर्टोइस बेटा 100 से 150 साल जीता है। आप एक राइस प्लांट को देखिए 3 से 4 महीने, और एक बैनियन ट्री को देखिए यहाँ पे 200 से 300 साल। सो लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे जब हम लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं तो एक चीज मुझे यहाँ पे समझ में आई है कि हर ऑर्गेनिज्म पैदा होता है और बेटा मैच्योर होता है, रिप्रोड्यूस करता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। अगर उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया होता, क्या उसके जैसा दूसरा इंसान आता? एक सिंपल सी बात बताओ, किसी जमाने में ऐसा टाइम था जब अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, एक भी सेल नहीं था, कुछ भी, ऑक्सीजन तक नहीं थी, और आज हम सब ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन ना हो तो भाई दिमाग खराब हो जाए। ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है तो सबसे पहला ऑक्सीजन देने वाला कौन आया? साइनोबैक्टीरिया आया, ब्लू ग्रीन एल्गी आया, और देखिए आज इससे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है आ चुके हैं। एवोल्यूशन होता गया, नए नए ऑर्गेनिज्म आते गए। कुछ जो पहले आए इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज नहीं है। हाँ एक्सटिंक्ट हो गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कुछ जो पहले आए इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज नहीं है। नए भी है, पुराने भी है, एवोल्यूशन हो रहा है, एंड इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज रिप्रोडक्शन। ये बेटा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव राइट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही जैसा किसी को जन्म देने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए बेटा रिप्रोडक्शन क्या करती है? इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की कंटिन्यूटी होती है। आगे देखिए बेटा रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? देखिए ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आ चुका है। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और अदर फैक्टर्स। देखिए बेटा 3 चीजें मेरी यहाँ पे डिपेंड है। क्या मेरे पेरेंट्स कितने हैं? क्या मेरे पास एक पेरेंट है कि 2 पेरेंट है? क्या वो गैमीट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे? क्या उन गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस पे डिपेंड करते हैं 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक बेटा जिसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों को समझते हुए हमें बहुत सारी चीजें समझनी है, लेकिन बेटा यहाँ पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी। पूरी 12th को एक ही 12th की तरह समझिए, हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक होना चाहिए। तो कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी भी आएंगी जो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी से ही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अच्छा अब तक आप पहले से क्या जानते हो? एसेक्सुअल यानी कि एक वन या ऐसा कह सकते हैं नॉन सेक्सुअल नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही पेरेंट होता है, इट इज यूनिपेरेंटल। एक ही पेरेंट है बेटा,
कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, एक ही बंदा दो बंदे को जन्म देगा या ज्यादा को जन्म देगा। आगे, अगर एक ही पेरेंट है तो यहाँ पे गैमीट्स की तो जरूरत ही नहीं है। यस और नो? क्या यहाँ पे गैमीट्स बनने की जरूरत है? एक पेरेंट से मुझे बनाना है तो दो पेरेंट्स अपने गैमीट्स बनाते हैं, फिर फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे मुझे गैमीट्स की जरूरत नहीं है। एंड वी ऑल नो गैमीट्स आपका मियोसिस से बनता है। सो यानी कि बेटा इनके अंदर देयर इज नो मियोसिस। आई होप आप सभी ने माइटोसिस मियोसिस को पढ़ा हो। सो यहाँ पे बेटा आपकी मियोसिस भी नहीं होती है। चलिए अगली चीज बेटा, अब अगर गैमीट्स का बनना नहीं हो रहा तो गैमीट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा। देयर इज नो फ्यूजन। और गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं तो बेटा आपका जाइगोट भी नहीं बनेगा। अगर कोई चीजों में आपका डाउट है, धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। अब दूसरी चीज आती है माइटोसिस। अब देखिए बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई मियोसिस नहीं होता समझे, लेकिन माइटोसिस तो होता है। माइटोसिस क्या होता है? इट इज इक्वेशनल डिवीजन। एक सेल से दो सेल बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। अगर पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर है बेटा, उतना ही आपके डॉटर में सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम होते हैं। अब देखिए, ये जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा जैसे ही इनके अंदर सेल का डिवीजन होगा, ये बेटा रिप्रोड्यूस कर देंगे। यस और नो? वहां पे रिप्रोडक्शन हो जाएगा। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन गो हैंड इन हैंड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूंगी तो इनकी बॉडी में माइटोसिस से कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उन स्ट्रक्चर से फिर नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। ऑलराइट, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों में ही माइटोसिस जरूरी है। देखिए बेटा, अब यहाँ पे एक चीज आपको बताती हूं, यहाँ पे ना ही मियोसिस हो रही है। मियोसिस में आप सब पढ़ चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, तो वेरिएशन के चांसेस होते हैं। ना ही बेटा यहाँ पे कोई दो पेरेंट्स के गैमीट है कि 50% एक का डीएनए आ रहा है, 50% दूसरे का आ रहा है, तो यहाँ पे कोई वेरिएशन का सोर्स है क्या? नहीं। सो यहाँ पे बेटा देयर इज नो वेरिएशन। एंड अब यहाँ पे आप एक चीज समझेंगे कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जेनेटिकली यानी कि इनका डीएनए फिनोटिपिकली यानी ये जैसे दिखते हैं, जेनेटिकली फिनोटिपिकली ये बेटा एब्सोल्युटली सेम होते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है क्लोन्स। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं that are exactly similar to themselves, exactly similar to their parents, and these are known as clones. So asexual reproduction में हमको clones मिलते हैं। देखिए बेटा, अब कुछ और चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, पहले सेक्सुअल समझेंगे, फिर इस पे वापस आएंगे तो आपको तब बढ़िया समझ में आएगा ना। अब एक यहाँ पे बात करते हैं फायदे और नुकसान की। सिंपल सी बात है, हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो पहले नुकसान की बात कर देते हैं। वो क्या है ना, पहले हम बुराइयां जल्दी देखते हैं इंसानों में। सो देखिए बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही खतरनाक नुकसान ये है कि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आता। देयर इज नो वेरिएशन एट ऑल। वेरिएशन बेटा बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको कहूं कि आज हम जो है, पहले तो ऐसे नहीं थे बेटा। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान जब एवोल्यूशन हो रहा था तो वो 4 पैरों पे चलते थे। ये आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, 4 पैरों पे चल रहे हैं और वो बेटा ऐसे झुक करके चलते थे। मुंह चौड़ा होता था, बंदर जैसा होता था, ब्रॉड होता था, बाल होते थे शरीर में बहुत। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए हमारे, उनको हम रामापेथिकस, ऑस्ट्रियोपेथिकस, ड्रायोपेथिकस, कई सारे आए, निएंडरथैल्स, फिर जाकर के आज के होमो सेपियंस ह्यूमंस आए जो 2 पैरों पे चल सकते हैं,
जिन संस्कृति निभाते हैं, जिनका रिलीजन है, जो बेटा अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, दे कैन रन, दे कैन कुक, दे कैन डू एवरीथिंग दे वांट, दे हैव ब्रिलियंट माइंड जिसको वो यूज कर सकते हैं। सो ये बेटा धीरे धीरे चेंजेस आए, वेरिएशंस आए, वेरिएशन इकट्ठा होते रहे और आगे बनता रहा। सो ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है बेटा। कैसे? अगर मान लीजिए सेक्सुअल में वेरिएशन आया, अगर वो वेरिएशन फायदेमंद है तो वो आगे बढ़ता रहता है, हर स्पीशीज दर स्पीशीज कुछ आता है, धीरे धीरे जब इकट्ठा होता है तो नई स्पीशीज बनती है। सो वेरिएशन जो होता है ये बेटा एवोल्यूशन में मदद करता है। सो ना ही यहाँ पे वेरिएशन है, ना बेटा ये हेल्प करता है इन एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन में भी मदद नहीं करता। ऐसे इंडिविजुअल में लेस सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अडैप्ट नहीं कर पाता अपने एनवायरनमेंट में। सो ये बेटा हो गया इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसके फायदे की बात करते हैं। सो देखिए बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली चीज, मेरा ये कम समय में होता है, इट इज लेस टाइम टेकिंग। दूसरी चीज बेटा, समय कम लगता है, एनर्जी भी यहाँ पे कम लगती है। यस और नो? एनर्जी भी कम लग रही है। देन बेटा यहाँ पे आपकी एक ही पेरेंट बहुत सारे ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है, आपको एक समय में मेनी ऑफस्प्रिंग मिल सकते हैं। दूसरी चीज बेटा, आपकी प्यूरिटी मेंटेन होती है, प्यूरिटी मेंटेन होती है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको एक प्लांट से दूंगी। मान लीजिए एक रोज का प्लांट बहुत ही बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। अब रोज में क्या हुआ, उसमें बढ़िया चीजें हो रही हैं, तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें स्टेमन है, उसमें एंथर है, पॉलिनेशन होगा, तब जाकर के सीड बनेगा, सीड से आप उगाओगे, नया प्लांट आप बनाओगे। लेकिन अगर मुझे हूबहू ऐसा ही प्लांट चाहिए हो, क्या पता जब पॉलिनेशन की वजह से कोई और पॉलन आ गया हो, मेरा कंटामिनेशन हो गया और अब मेरा अगला जो सीड है वो बढ़िया प्लांट नहीं देगा। अगर मुझे हूबहू वैसा ही रोज का प्लांट बनाना है तो हम क्या करते हैं, रोज की स्टेम ले सकते हैं, उसको बेटा कट करके ग्रो करा के वैसा प्लांट पा सकते हैं। उसी में से तो मैंने नया प्लांट बनाया। या आलू आपने देखा होगा घर पे, आलू में छोटे 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 हरे हरे रंग के बर्ड्स निकलते हैं, बेटा उसको आप ग्रो कराओगे, वहां से नया आलू का पेड़ निकलेगा। सो होता क्या है, दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम बेटा किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स में से, क्योंकि याद रहे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आई हूं अभी तक, मैं ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूं। गॉट इट? समझ में आ रहा है बेटा? सेक्सुअल का जो पार्ट होता है दैट इज योर फ्लावर। अगर एंजियोस्पर्म में देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में कॉन्स हो गया। ई सेक्सुअल पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं रूट्स, लीव्स, स्टेम, तो ये इनमें से हम ग्रो करा रहे हैं। सो बेटा यहां पे मुझे हूबहू मिल सकता है। सो प्यूरिटी मेरी मेंटेन रहती है और मुझे कोई भी डिजायर्ड क्वालिटी होगी किसी भी चीज की, वो बच्चे मैं ऑब्टेन कर सकती हूं। तो यानी कि यहां पे एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आता है। चलिए बेटा ये हो गया लेस टाइम, प्यूरिटी मेंटेन, खूब सारी मुझे यहाँ पे कॉपीज मिलती हैं, लेस एनर्जी लगता है, ये सारी चीजें होगी। अब अच्छा इसका एक और नुकसान है, मान लीजिए अगर किसी में कोई डिफेक्ट हो गया, किसी एक अमीबा में कोई खराबी हो गया, ठीक है, तो ये बेटा आगे सेवरल जनरेशन तक कंटिन्यू होता रहेगा, इट विल बी कंटिन्यू टिल नेक्स्ट जनरेशन। अब एक चीज यहां पे अब और ऐड करेंगे, कहीं पे भी कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन। कुछ कुछ चीजें आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुनिए बेटा। म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए में कुछ गड़बड़। एक सेल से जब दो सेल बनते हैं तो डीएनए डबल होगा ना, फिर एक पार्ट दोनों में जाएगा। ऐसा तो नहीं होता डीएनए आधा आधा दोनों में जाएगा। सो बेटा ये क्या होता है म्यूटेशन, मतलब these are alterations in the DNA in the genetic material। अब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल में
किसी, देखना जरा, इंडिविजुअल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। किसी इंडिविजुअल में अगर कोई म्यूटेशन हो गई तो बेटा क्या हुआ, अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, मैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगी, तो ये पास हो जाएगा और ये कई जनरेशंस तक पास होता रहेगा। सो यहाँ पे पॉइंट आता है कि मैम आपने तो कहा कोई वेरिएशन नहीं होती, तो ये तो म्यूटेशन हो गया, इस इंडिविजुअल में कोई म्यूटेशन हो गया तो उसमें तो वो आ गया, वेरिएशन आ गया। लेकिन बेटा ये क्या वेरिएशन आगे पास हो रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, ये पास हो रहा है या उस तक सीमित रह गया? ये वेरिएशन आगे आगे लगातार जाते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें वो चेंज आया तो वो उसका चेंज है और अगले में कोई और चेंज होगा। वो बेटा वेरिएशन फिर आगे कंटिन्यू होता रहेगा, तो पास तो एज इट इज हो रहा है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई वेरिएशन नहीं आया, एक इंडिविजुअल में आया, फिर वो एज इट इज पास हो गया। सो यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो वेरिएशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल यानी कि सेक्सेस, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आता है कि सेक्सेस आर इन्वॉल्व। देयर आर सेक्सेस विच आर इन्वॉल्व। मेल फीमेल का यहाँ पे पंगा होता है। दोनों क्या करते हैं, अपने अपने गैमीट्स बनाते हैं और इन गैमीट्स की फॉर्मेशन मियोसिस से होती है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये चीज समझेंगे जिसको ये समझ में नहीं आए। मान लीजिए कि एक आपका पापा है, तो ये मैंने पापा बना दिए, और एक यहाँ पे हमने बना दी मम्मी। ठीक है, तो हमको पता है कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पे भी है इनके पास, 46 क्रोमोसोम इनके पास भी है। चलिए दोनों के क्रोमोसोम बनाते हैं। तो 46 का मतलब होता है बेटा 23 का पेयर, तो ये इस तरीके से होंगे, ऐसे 23 पेयर होंगे। इसी तरीके से अगर मम्मी के क्रोमोसोम की बात की जाए तो वो भी बेटा ऐसे पेयर्स में होंगे। ठीक है, चल अब होगा मियोसिस और मियोसिस से बनेगा गैमीट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए बेटा, फादर जो है वो बनाएंगे स्पर्म और मदर जो है वो बनाएंगी ओवम यानी कि एग बाय मियोसिस। सो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ का मतलब है पहले जो पेयर में थे अब वो सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। तो स्पर्म में बेटा केवल इस तरीके के सिंगल सिंगल 23 क्रोमोसोम होंगे। इसी तरीके से एग में सिंगल सिंगल इस तरीके के 23 क्रोमोसोम होंगे। अब ये आपस में फ्यूज करेगा और आपका बनेगा जाइगोट, ये ना। चलो भाई, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट में क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस आपके फ्यूज हो गए। अब बताइए इसमें क्रोमोसोम कैसे होंगे। इसके पास पापा का पहला क्रोमोसोम आया, मम्मी का पहला क्रोमोसोम पापा के पहले क्रोमोसोम के साथ, पापा का सेकंड क्रोमोसोम मम्मी के सेकंड क्रोमोसोम के साथ, इस तरीके से। तो फिर से बेटा इस जाइगोट में हो गई 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये जो मियोसिस है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। एनसीईआरटी का एक सवाल आता है कि ये हमेशा आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। मियोसिस से क्रोमोसोम हाफ होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, तभी बेटा इंसान का बच्चा इंसान होता है। कोई एलियन नहीं होता, कोई जादूगर नहीं होता जिसके पास कोई पावर है, कोई थॉर, कोई थानोस नहीं होता। भाई इंसान होता है, क्योंकि इंसानों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके पास भी अब 46 ही होंगे। सो यानी कि बेटा गैमीट्स के वक्त मियोसिस होता है, तो यहाँ पे मियोसिस हो रही है। अब एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगी बेटा, अगर ऑर्गेनिज्म आपका डिप्लॉयड है तब तो मियोसिस होगा। डिप्लॉयड यानी कि क्रोमोसोम जब पेयर में होते हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में है तो ये मियोसिस से होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड हुआ,
तब ये गैमीट्स की फॉर्मेशन बाय माइटोसिस होगी। क्योंकि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म के पास क्रोमोसोम पेयर में ही नहीं है, तो मियोसिस से आधे कैसे होंगे? मान लो किसी के पास 16 क्रोमोसोम है, वो 16 पेयर नहीं है, टोटल 16 है, सिंगल 16, 8 का पेयर नहीं है, 16 है। तो बेटा गैमीट में तो सारे ही जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि जो पेयर में एक के जैसा एक में चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, सारे ही जानी चाहिए। और तो मतलब 16 का 8 तो नहीं भेज सकते ना, 16 में जो इंफॉर्मेशन है वो गैमीट में होगी, तभी तो बेटा आगे इंडिविजुअल बनेगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा बॉडी हेप्लॉइड है तब बेटा गैमीट्स की फॉर्मेशन माइटोसिस से होती है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, गैमीट्स बना तो गैमीट्स का फ्यूजन भी होगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, और बेटा इसी को हम सिनगैमी भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज, इसके बाद हमको मिलता है जाइगोट, और ये जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एक चीज मुझे यहां पे समझ में आई कि दो पेरेंट्स के गैमीट्स भी मिल रहे हैं, मियोसिस भी हो रहा है, तो यहां पे बेटा वेरिएशन होता है, एंड दैट इज व्हाई asexual reproduction is better than asexual। तो इस चीज को याद रखेंगे कि हमेशा asexual से ज्यादा आपका बेहतर सेक्सुअली माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि हायर ऑर्गेनिज्म के पास ऑप्शन था एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों को चुनने का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो सेक्सुअल को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको वेरिएशन देता है, और वेरिएशन क्यों फायदेमंद है ये हमने अभी देखा। सो नाउ बेटा अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 चीजें हैं, सेक्सेस आर इन्वॉल्व, गैमीट्स बन रहे हैं, और बेटा फर्टिलाइजेशन हो रही है। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करें, मैं अब आपसे कहूं केवल ये चीज होता है डिसाइड करने को, जो बेटा बताएगा कि कोई रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है। यानी मैं अगर कहूं पेरेंट अगर 2 ना भी हो, एक भी चलेगा, गैमीट्स अगर बन भी गया, अगर उनका फ्यूजन नहीं हुआ तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। सो व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ओनली एंड ओनली डिफाइंड बाय फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दिस इज टेपवर्म। टेपवर्म प्लैटीहेल्मिन्थिस में आता है, और टेपवर्म बेटा हर्माफ्रोडाइट होता है। ये कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। तो ये जो एक टेपवर्म होगा, ये बेटा स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये बेटा एग भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा, और फिर न्यू इंडिविजुअल दे देगा। सो यहाँ पे मैंने क्या चीज देखी कि यूनिपेरेंटल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, वो कैसे डिसाइड हुआ? बाय फ्यूजन। एक ही पेरेंट है, उसने गैमीट बनाए, दोनों आपस में फ्यूज हो गया, तो बेटा ये आपका फ्यूजन हो रहा है, यानी कि ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लुक एट हियर, ये बेटा है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। मान लीजिए एक अर्थवर्म है, ये दूसरा अर्थवर्म है, इसने अपना एग बनाया और अपना स्पर्म बनाया। मान लो इसने भी अपना स्पर्म बनाया और बेटा अपना एग बनाया। एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये अपने गैमीट को आपस में फ्यूज नहीं करते। एक अर्थवर्म अपने एग को दूसरे स्पर्म के साथ और ये इसके साथ, तब आपके 2 इंडिविजुअल बनेंगे। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, एक अर्थवर्म दूसरा अर्थवर्म ऐसे उल्टे हो जाते हैं और यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और बेटा वो आपका फ्यूजन होता है। सो द पॉइंट इज, चाहे मेरा एक ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स फ्यूज हो रहे हो, चाहे वो अपने दोनों गैमीट बना रहा है, फिर भी फ्यूज नहीं कर रहा, फ्यूज दूसरे के साथ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी फ्यूजन है, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन है बेटा,
इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सो नाउ अब अगर मैं आपको एक चीज कहूं, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, fertilization is the vital process of reproduction. This is very very important. NCERT की लाइन है ये बेटा, वाइटल प्रोसेस है जो कि डिफाइन करता है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जो जाइगोट बनता है, इट इज द वाइटल लिंक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एक जेनरेशन को दूसरे जेनरेशन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए यहां पे समझते हैं एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी, विच इज हनी बी के अंदर। इसको यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। देखिए हनी बी, हनी बी की अगर मैं बात करूं, एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरीके की मधुमक्खियां होती है। एक बेटा जो वर्कर होती है, सारे काम करती है, सारे काम, ये स्टेराइल होती है, यानी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, यानी ये एग्स नहीं बना सकती। ये बेटा डिप्लॉयड होती है और इसके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में होंगे। आगे एक बेटा होती है क्वीन हनी बी, ये भी फीमेल है, तो वर्कर फीमेल है, क्वीन फीमेल है, ये भी 32 क्रोमोसोम की होती है। इट इज फर्टाइल, एक छत्ते में केवल एक ही फीमेल भी आपकी रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि गैमीट्स बना सकती है, और उसको हम क्वीन हनी बी कहते हैं। क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रही है तो उसको क्वीन का दर्जा दे दिया, बाकी सारे काम करते हैं उसके कर्मचारी हैं भैया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है जिसकी वजह से बाकी फर्टाइल नहीं हो पाते। जब तक क्वीन भी रहेगी तब तक दूसरी क्वीन नहीं आ सकती ना। भाई रिप्रोडक्शन होता है तो मेल भी चाहिए, मेल गैमीट कहां से आएगा? सो यहाँ पे बेटा एक होते हैं ड्रोन्स, ये ड्रोन्स आपके मेल्स होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 16 क्रोमोसोम के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, हैप्लॉइड का मतलब है इनके पास क्रोमोसोम पेयर में नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्रोमोसोम ऐसे पेयर में है, 16 के पेयर है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ऐसे है 16 है, यहाँ पे 16 पेयर है, वहां पे केवल 16 है। अब आप बताइए गैमीट्स कैसे बनेगा? बेटा ये तो गैमीट्स बना ही नहीं सकता। ये क्या करेगी क्वीन? ये एग्स बनाएगी, तो गैमीट्स तो हैप्लॉइड होगा। अब ये ड्रोन्स क्या करेंगे बेटा? स्पर्म बनाएंगे, स्पर्म भी हैप्लॉइड होंगे। अब नाउ यू नो 32 से 16 क्रोमोसोम के एग्स बनाने बेटा, मियोसिस करना है तो गैमीट बनता है, मियोसिस से तो यहाँ पे मियोसिस होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो बेटा वो आधा नहीं करेगा क्रोमोसोम को, वो माइटोसिस से गैमीट बनेगा। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट आपकी माइटोसिस से बनेंगे। अब देखिए होता क्या है, ये क्वीन बी अपने एग्स बना करके मधुमक्खी छत्ते से बाहर गई, बहुत सारी ड्रोन्स उसको फॉलो करते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि केवल एक को मौका मिलता है इसको फर्टिलाइज करने का, इसके अंदर अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट करने का। और एक और बात आपको बताती हूं, फिर ये ड्रोन्स कभी मधुमक्खी के छत्ते में दोबारा एंट्री नहीं ले सकते। सो हुआ क्या बेटा, यहाँ पे आपकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, जब आपके एग्स विच आर हैप्लॉइड और आपके स्पर्म विच आर हैप्लॉइड, जब ये फ्यूज करेंगे आपका एग फर्टिलाइज हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये मक्खी भैया पता नहीं क्यों आ रही है, यहाँ पे खराब कर रही है मेरी चीजें। चलो देखो भाई, सुन तो नहीं लिया इसने, चलो तो देखिए मधुमक्खी नहीं है वैसे। तो ये बेटा आपका फर्टिलाइज एग हुआ। तो क्या हुआ, ये एग आपका फर्टिलाइज हुआ, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, यहां पे हमको मिल गया डिप्लॉइड। सो डिप्लॉइड कौन होते हैं? क्या ये ड्रोन्स में जन्म लेगा? नहीं, ड्रोन्स तो हैप्लॉइड होते हैं। तो जो बच्चा होगा ये बेटा आपकी वर्कर होगी। क्यों? क्योंकि फीमेल ही आपकी डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड कैसे बना? दोनों गैमीट के फ्यूजन से।
आगे देखिए बेटा, अब क्या हुआ, उस क्वीन के पास स्पर्म खत्म हो गया, तो कुछ एग जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड रह गए और ये ही बेटा ड्रोन्स में डेवलप हो जाते। तो कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोन्स में डेवलप होते हैं, ऐसे ही वो मेल आते हैं। सो इस तरीके से मेल आते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन हुआ, बट क्या यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन हुआ? नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे मैंने क्या समझा? पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भले ही ये एक सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर है, लेकिन जब गैमीट का फ्यूजन नहीं है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सो अब हम यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस भी आता है। एंड बेटा पार्थेनोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट गैमीट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू इंडिविजुअल बन गया, उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सेक्सुअल में अब सारी चीजें समझ में आ गई। अब बेटा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में पहुंचते हैं। चलिए, अब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, आप देखिए बेटा एडवांटेजेस क्या है बच्चे। इसमें वेरिएशन होता है, वेरिएशन आएगी तो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करेगा, अडेप्ट करेगा तो सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा होगा और ये एवोल्यूशन में मदद करेगा। इसीलिए ये आपका बेटर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहां पे देखिए बेटा क्या है। पहली चीज, ऑर्गेनिज्म अगर आइसोलेटेड हुआ, अकेला हुआ, तो ये बेटा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। बट एक्सेप्ट टेपवर्म। टेपवर्म अगर अकेला है, हमारी बीमारी फैलाता है एक पेट में, टीनियासिस कहते हैं। तो अगर ये पेट में है, अकेला भी होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोर हो रहा होगा तो पैदा कर देगा भैया खुद ही। लेकिन बाकी अगर अकेले हैं तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बेटा ये ज्यादा समय लेता है, ज्यादा एनर्जी लेता है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और एक चीज और है यहाँ पे, कभी कभी कुछ वेरिएशन जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। कभी कुछ वेरिएशन हार्मफुल हो सकते हैं। यही से बेटा यहाँ पे एसेक्सुअल में एक और आप एडवांटेज ऐड करेंगे कि ये अगर आइसोलेटेड होते हैं तो ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। सो विद दिस थिंग आज हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाना तो हमने बहुत बेसिक चीज और सिंपल चीज, लेकिन आज की क्लास में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। मैं आपको बता दूं बेटा, इनमें से कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में और नीट में भी आ चुके हैं। आई हैव कंपाइल्ड पूरा 12 पूरा 11 का जो यहाँ पे बनना था वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहाँ पे सारी चीजों को इंक्लूड करके विल मेक इट वन लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेटा इतना ही। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड थैंक यू।